नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए सीटेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में हम लोग सीडीपी के अंतर्गत जो है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके थे और आज के इस क्लास में जो है हम लोग गर्भावस्था से जुड़े हुए वो सारे महीन से महीन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जहां से किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चंस जो है एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग गर्भावस्था का जो है पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? गर्भावस्था में विकास। सबसे पहले समझिए ये गर्भावस्था होता क्या है। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि मानव जीवन जो है वो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे सबसे पहले बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। फिर जाके अपना जो है बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। टोटल 10 अवस्था में मानव जीवन को बांटा गया है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप पिछले क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ भी पाइएगा और चीजों को जोड़ भी पाइएगा एक दूसरे के साथ। तो देखिए गर्भावस्था जो है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गर्भावस्था की शुरुआत कैसे होती है। आपको पता होगा कि एक जो मानव है उस मानव के जीवन की शुरुआत जो है वो आपको पता होगा एक बीज जो है जिसको शुक्राणु कहते हैं। जब शुक्राणु जो है वो अंडाणु में प्रवेश करता है वहां से मानव जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। आप इसको एकदम कॉमन भाषा में ऐसे समझिए कि जब माता पिता का संयोग होता है तो शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है और वहां से मानव के जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। आप इसको एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान के चलिए कि ये जो आप देख रहे हैं, यहां देखिए एक बार, जैसे यहां जो आप देख रहे हैं ये मान के चलिए कि ये अंडाणु के द्वारा निर्मित जो है क्या है? एक तरह का आकृति है। और इस अंडाणु के अंदर क्या होता है? शुक्राणु जो है वो प्रवेश करता है। जब अंडाणु के अंदर यह शुक्राणु प्रवेश करता है उस समय इसकी आकृति जो है वो एक सुई के नोक के समान होता है। और इसी सुई के नोक की आकृति के समान जो आकृति होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, आपको पता होगा कि एक सुई का नोक कितना छोटा होता है। इसी से मानव जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। और तब इसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। तो अभी तक क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आप रेड से देख रहे हैं ये क्या है? तो ये अंडाणु द्वारा निर्मित एक क्या है? परत है। अंडाणु से निर्मित क्या है? परत है। ये आप सबसे पहले याद रखेंगे कि अंडाणु से निर्मित क्या है? ये परत है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये क्या है तो ये जो है इसको आप बीज या शुक्राणु कह लीजिए। और एक कॉमन सा बात आता है कि मान के चलिए जब ये शुक्राणु जो है वो अंडाणु के अंदर रहता है तो इसको पोषण की प्राप्ति कहां से होता है? तो आपको पता होगा कि अंडाणु की दीवार से जो है वो क्या होता है? एक द्रव्य जो है वो स्रावित होता रहता है। इसको योग बोलते हैं। और इसी योग के माध्यम से इसको क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। इसी योग के माध्यम से इस शुक्राणु को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। यानी पोषण की प्राप्ति जो है उसको इसी के माध्यम से होता रहता है। अब आपको याद क्या रखना है कि जिस समय ये जो आप देख रहे हो व्हाइट वाला ये क्या है? तो आपको पता होगा ये जो है इसको शुक्राणु कहते हैं। और उस समय शुक्राणु का आकार कैसा रहता है? एक सुई के नोक के समान होता है। किसके समान होता है? अभी जस्ट बताएं, सुई के नोक के समान होता है। और जब यह सुई के नोक के समान छोटा होता है तब इसको क्या बोलते हैं? उस समय इसको बोलते हैं जाइगोट। नाम क्या बोल रहे हैं? याद रखिएगा, जाइगोट कहते हैं। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त कोष। क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। कई बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव के जीवन की शुरुआत जो है जिस एक कोशिका से होती है उसका नाम क्या है? तो जाइगोट या संयुक्त कोष आप याद रखिएगा। अभी तक क्या क्या आपको बताएं जहां से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ सकते हैं, एक बार ठीक से चीजों को समझ लीजिए कि शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है
तो ये जो शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है उस समय शुक्राणु का आकार जो है एक सुई के नोक के समान होता है और वहीं से मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और जिस समय इसका आकार सुई के नोक के समान होता है उस टाइम पे इसका नाम क्या रहता है, इसको कहते हैं जाइगोट, और इसी को हिंदी में संयुक्त कोष कहते हैं। और जब यह अंडाणु के अंदर रहता है इसको पोषण की प्राप्ति कहां से होता है, पोषण की प्राप्ति जो है वो योक नामक तरल पदार्थ से होता है, जो कि अंडाणु की दीवार से क्या होता रहता है, स्त्रावित होता रहता है। तो यहाँ पे एक बात जो है सो आप याद रखिएगा, नेक्स्ट पेज में ही आपको बताते हैं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको याद क्या रखना है, नोट दे करके आप लिख लीजिए, चीजों को याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है कि योग नामक तरल पदार्थ जो है, योग जो है, योग नामक तरल पदार्थ, योग नामक तरल पदार्थ जो है वो क्या करता है, शुक्राणु को पोषण उपलब्ध करवाता है। शुक्राणु को पोषण क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। ये बात बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है कि शुक्राणु को पोषण कौन उपलब्ध करवाता है, योग। और योग जो है वो कहां से स्त्रावित होता रहता है, तो वो जो है वो अंडाणु से क्या होता रहता है, अंडाणु द्वारा निर्मित जो दीवार होती है, दीवार उससे स्त्रावित होता रहता है। एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो जनन की प्रक्रिया है या गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है, इस गर्भ धारण में जो हार्मोन सबसे ज्यादा काम करता है उस हार्मोन का नाम क्या है, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन, या फिर आप ऑक्सीटोसिन बाद में काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक नाम है जो कि गर्भधारण की प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि प्रजनन की प्रक्रिया में या गर्भधारण की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, मदद करता है। कभी कभी होता है कि कुछ माताओं के अंदर जो है, कुछ स्त्रियों के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होने के कारण जो है गर्भधारण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती रहती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या क्या याद रखना है गर्भावस्था के बारे में, या फिर गर्भावस्था के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दे, ये जो आप देख रहे थे पीछे जो पिक्चर आपको दिखा रहे थे, ये प्रक्रिया जो है कब तक चलता है, 15 दिन तक चलता है। कितना दिन तक चलता है, 15 दिन तक। यानी ये शुक्राणु है वो 15 दिन तक अंडाणु द्वारा निर्मित दीवार में रहता है। कभी कभी 15 दिन के अलावा वो 2 सप्ताह भी आपको कह सकता है, तो 15 दिन या 2 सप्ताह तक यहाँ रहता है। और 16वां दिन क्या होता है, अंडा जो है वो फूट जाता है। और जब अंडा फूटता है तो क्या होता है, ये जो आप बीज देख रहे थे वो बाहर निकलता है, शुक्राणु बाहर निकलता है। जब तक शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर रहता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, बीजा अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, इस अवस्था को कहते हैं बीजा अवस्था। ये जो बीजा अवस्था है ये कितने दिन का होता है, गर्भधारण से लेकर के 15 दिन तक की अवस्था होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि 15 दिन के बाद 16वां दिन जब अंडा फूट जाता है तो फिर क्या होता है। देखिए 16वें दिन क्या होता है, अभी जस्ट आपको बताएं कि 16वां दिन जो है वो अंडा फूट जाता है, और अंडा फूटने के बाद जो एक कोशिका के रूप में था वो 32 कोशिका के रूप में बढ़ जाता है। यानी वो एक कोशिका से कितना कोशिका हो जाता है, 32 कोशिका के रूप में हो जाता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मानव जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हो रही थी वो 15 दिन के अंदर अंदर 32 गुना क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। यानी 16वां दिन अंडा फूटा और बीजा अवस्था का समापन हो गया, फिर कौन अवस्था शुरू हो गया, भ्रूण अवस्था शुरू हो गया। और भ्रूण अवस्था के प्रारंभ में कितनी कोशिकाएं हो जाती है, तो 32 कोशिकाएं हो जाती है। फिर है कि बीजा अवस्था के समापन के बाद लगभग 45 दिन या गर्भधारण के बाद 2 माह तक की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणावस्था के रूप में जानते हैं। यानी बीजावस्था जैसे 15वां दिन खत्म हुआ, उसके बाद 45 दिन की जो अवस्था होती है उसको भ्रूणावस्था कहते हैं, या गर्भधारण के दिन से ही अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 2 माह का होता है कौन सा अवस्था, यह भ्रूणावस्था। फिर आपको क्या याद रखना है कि भ्रूणावस्था के समय में जो है ये 3 परतों में निर्मित होता है, और वो 3 परत कौन कौन है आपको याद रखना है। पहला परत का नाम है एक्टोडर्म, दूसरा का मेसोडर्म और तीसरा का नाम एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ये नाम आपको याद रखना है।
अब देखिए इससे नाम को याद रखना क्यों है, क्योंकि जब मानव जीवन की शुरुआत होती है, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, उस टाइम पे आपको पता होगा कि शरीर का जो अलग अलग अंग है, उन सारे अंगों का निर्माण इन्हीं 3 परतों के द्वारा ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म जो है वो शरीर का सबसे कहाँ का परत होता है, सबसे जो है बाह्य परत होता है। जैसे एक्टोडर्म को देख रहे हैं ना, ये एक्टोडर्म क्या होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं भ्रूण की अलग अलग परतें दी हुई है और यहाँ जो है संबंधित क्या दिया हुआ है, अंग दिए हुआ है। जैसे आप ठीक से देख पा रहे होइएगा चीजों को कि यहाँ पे एक तो दिया हुआ है क्या, इधर आप देख रहे हैं भ्रूण की परतें, और यहाँ संबंधित अंग आपको बताएंगे कि किस परत से कौन सा अंग का निर्माण होता है। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। जैसे एक्टोडर्म जो है वो क्या होता है, तो एक्टोडर्म सबसे बाह्य परत है। कौन सी परत है, सबसे बाह्य। बाह्य का मतलब सबसे बाहरी परत है, और जब सबसे बाहरी परत है तो बताएंगे इसे किस अंगों का निर्माण होता है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये जो मेसोडर्म है ये मध्य की परत होती है। मेसोडर्म कौन सा परत होता है, मध्य का परत होता है, और एंडोडर्म जो है वो सबसे आंतरिक परत होता है। आंतरिक मतलब सबसे अंदर की परत होता है। तो ये जो भ्रूणावस्था में जो 3 परतों में शरीर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत, मेसोडर्म मध्य की परत, और एंडोडर्म जो है वो आंतरिक परत होता है। अब बात करते हैं कि किस परत से किस अंग का निर्माण होता है। जैसे एक्टोडर्म देख रहे हैं, एक्टोडर्म से किस अंग का निर्माण होगा, तो देखिए आपको बस इतना याद रहेगा कि कौन सा परत बाह्य वाला है, कौन सा आंतरिक है, कौन सा मध्य का है, तो आप खुद सोच करके चीजों को समझ जाइएगा। जैसे एक्टोडर्म बाह्य परत है तो आप सोचिए कि सबसे बाह्य अंग कौन से हैं, तो आपको पता चलेगा कि जैसे बाल अपने लोगों का है वो सबसे बाह्य अंग है। इसके अलावा जो त्वचा है वो क्या है, बाह्य अंग है। तो बाल और त्वचा का निर्माण जो है, बाल का निर्माण और किसका निर्माण, त्वचा का निर्माण किसके माध्यम से होगा, एक्टोडर्म के माध्यम से होगा। तो एक्टोडर्म बाल और त्वचा के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से मेसोडर्म जो है वो मध्य की परत है। जब मध्य की परत है तो किसके निर्माण में मदद करेगा, स्वाभाविक है कि मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। यानी मेसोडर्म जो है वो मांसपेशियों के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। और एक बात यहाँ और आपको याद रखना है कि मांसपेशियों के अलावा जो शरीर का आंतरिक अंग है, जैसे आपका मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया या लीवर है, उन सभी का जो खोल होता है, खोल को आप सुरक्षा कवच समझ लीजिए, उन सुरक्षा कवच का निर्माण भी मेसोडर्म के माध्यम से ही होता है। इसको आप उदाहरण से समझिए। जैसे आप कोई मोबाइल फोन वगैरह लाने जाते हैं तो मोबाइल फोन क्या होता है, एक देखते होइएगा डब्बा में बंद रहता है, चाहे वो कागज वगैरह का ही डिब्बा हो, कूट वगैरह का, उसमें वो बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, ताकि वो सुरक्षित आपके पास क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक उसी प्रकार से आपका जो मस्तिष्क है, हृदय है, लीवर है, वो सब कभी फेल ना हो, इसके लिए उसका एक सुरक्षा कवच होता है। वो सुरक्षा कवच भी मेसोडर्म के माध्यम से ही बना होता है। तो आंतरिक अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय और लीवर का सुरक्षा कवच या आपका लीजिए कवर जो है वो मेसोडर्म के माध्यम से ही बनता है। और एंडोडर्म के माध्यम से क्या बनता है, तो एंडोडर्म तो सबसे आंतरिक परत है, मतलब अंदर की परत है। तो आप सोचिए सबसे अंदर जैसे कौन सा अंग है, आपका मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, लीवर हो गया, वो सब आपका किससे बनेगा, एंडोडर्म से बनेगा। तो एंडोडर्म के माध्यम से आपका मस्तिष्क हो गया, या फिर आपका हृदय कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए, लीवर कह लीजिए। हृदय, लीवर और मस्तिष्क जो है वो आपका एंडोडर्म के माध्यम से बनता है। लेकिन यहाँ एकदम चीजों को स्पष्ट रूप से याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, दे देगा मस्तिष्क, हृदय एवं लीवर का सुरक्षा कवच किसके माध्यम से बनता है। जब सुरक्षा कवच दे दिया तो वहां मेसोडर्म लगाना है, और सीधा पूछ रहा है मस्तिष्क, हृदय और लीवर का निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो एंडोडर्म के माध्यम से होता है। ये बात आपको चीज जो है एकदम क्लियर रूप से क्या रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसी में थोड़ा सा। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है क्या होता है, सबसे पहले आपका मस्तिष्क का निर्माण होता है। सबसे पहले किसका निर्माण होगा, मस्तिष्क का निर्माण होगा। फिर किसका निर्माण होगा, फिर आपको पता होगा हृदय का निर्माण होगा, और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद किसका निर्माण होगा, हृदय के बाद लीवर का निर्माण होगा। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। पहले मस्तिष्क का निर्माण हुआ, फिर हृदय का, फिर लीवर का। तो यहाँ आप देख पा रहे होइएगा कि विकास का जो हम लोग सिद्धांत पढ़े थे कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसको मस्तकोदमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, वो भी यहाँ फॉलो हो रहा है।
इसके अलावा चीजों को और अगर आप जोड़ करके देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले जो है सो मस्तिष्क, हृदय, लीवर बना, फिर ऊपर से मांसपेशियां बना, उसके बाद उस पर से त्वचा बना, फिर बाल बना, यानी विकास जो है वो केंद्र से परिधि की ओर होती है। ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं यहाँ अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से चीजों को आपको बिल्कुल याद रखना है कि किस तरह से जो है भ्रूण की परतें जो है वो 3 भागों में बटी हुई है और किस परत के माध्यम से कौन कौन अंगों का निर्माण होता है। ठीक, आइए आगे जो है देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको गर्भावस्था के बारे में याद रखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट बात जो है वो जरा सा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना चाहिए, देखिए एक लगभग जो है 6 माह के गर्भकाल के बाद बालक जो है या शिशु जो है वो क्या होने लगता है, पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और अपने बाह्य वातावरण से क्या होने लगता है, प्रभावित भी होने लगता है। जैसे ही 6 माह मां के गर्भ में रह जाता है तो शिशु जो है बाह्य वातावरण से क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। इसको आप अगर समझना चाहें तो आप अपने जो है महाभारत की कथा से इसको समझ सकते हैं। आपको पता होगा कि महाभारत के अंतर्गत आप सुने होइएगा अभिमन्यु का नाम, जो कि अर्जुन का पुत्र था। जब अभिमन्यु मां के गर्भ में था उस टाइम पे जो है अर्जुन जो है अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है उसकी कहानी सुना रहा था। और अभिमन्यु उस समय मां के गर्भ में था, मां के गर्भ में ही वो सारा कुछ सीख लेता है। लेकिन एक बात है कि जब अभिमन्यु मां के गर्भ में था उसी टाइम पे जब अर्जुन सुना रहा था और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का बता रहा था, उसी टाइम पे क्या होती है, उनकी मां सो जाती है। फिर जीवन काल में जब अभिमन्यु जाता है महाभारत की लड़ाई में तो वहां पे आप देखते होइएगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने तो आता था लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता था। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक बालक या एक शिशु जो है वो 6 माह का जब हो जाता है गर्भ काल में तो उस टाइम पे ही वो बाहरी वातावरण से क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। इसको आप अभिमन्यु के उदाहरण से ही समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि एक बालक जो है उसका सामान्य गर्भकाल जो है, एक शिशु का सामान्य गर्भकाल 9 माह या 280 दिन का होता है। 9 माह या 280 दिन में एक सामान्य बालक जो है वो जन्म ले लेता है। हालांकि इसमें अपवाद भी देखने को मिलता है लेकिन सामान्य गर्भकाल जो है वो 9 माह या 280 दिन का होता है। 9 माह या 280 दिन में सामान्य जो है गर्भकाल खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि ठीक है इतना तो समझ गए। जैसे अभी शुरू में लोग क्या देख रहे थे कि जब 15 दिन की जो अवस्था थी जिसमें शुक्राणु अंडाणु के अंदर था, फिर अंडाणु तो फूट गया था, उसके बाद जो है इस शुक्राणु को पोषण कहां से मिलता है, चलिए एक बार उसको समझते हैं और फिर उसके बाद समझेंगे क्या ऐसी प्रक्रिया होती है कि जनन का कार्य जो है, प्रसव की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये जो है समझ लीजिए इसको जो है सो माँ का क्या है, गर्भ है। और माँ के गर्भ में ये एक समझ लीजिए शिशु है। ये क्या है जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं वो एक शिशु समझ लीजिए, इसको आप भ्रूण समझ लीजिए। शिशु जो है वो किससे चिपका हुआ रहता है, तो माँ की गर्भ में यहाँ बैगनी कलर का एक देख रहे होइएगा जिसका नाम प्लेसेंटा होता है। क्या नाम है इसका, चीजों को थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि आप ठीक से देख भी पाइएगा। इसका नाम है प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा का एक दो और नाम है जो कि आपको याद रखना है। प्लेसेंटा को ही अपरा कहते हैं, तो प्लेसेंटा कहे, अपरा कहे या इसी को नाल कहे, तीनों एक ही चीज होता है। इसी प्लेसेंटा, अपरा या नाल की मदद से शिशु जो है वो माँ की गर्भ में क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। और यही प्लेसेंटा, अपरा या नाल जो है वो शिशु को माँ के गर्भ में पोषण की प्राप्ति करवाता रहता है। माँ जो कुछ भी ग्रहण करती है भोजन के माध्यम से उसमें से जो पोषक पदार्थ होता है वो शिशु के पास पहुंचाता रहता है। ठीक उसी बीच क्या होता है आपको बता दे, एक हार्मोन है, हार्मोन का नाम आपको बिल्कुल भी एकदम याद रखना है क्लियर कट रूप से। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भ में जो है संकुचन उत्पन्न कर देता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, संकुचन उत्पन्न कर देता है। और संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये प्लेसेंटा जो है उससे शिशु का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है और शिशु जो है वो कहा जाता है, यहाँ जनन नाल है समझ लीजिए। जनन नाल के पास कौन आ जाता है, शिशु आ जाता है जनन नाल के पास। उसी टाइम पे क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है टूटा कैसे, तो बोले ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो संकुचन पैदा कर दिया जिसके कारण प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्लेसेंटा टूट जाता है। आपको पता होगा जैसे ही प्लेसेंटा टूटता है तो प्लेसेंटा के टूटे हुए भाग से एक जो है
पदार्थ स्त्रावित होने लगता है जिसको रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या होने लगता है, स्त्रावित होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जनन नाल जो है वो लंबा या चौड़ा हो जाता है और प्रसव की प्रक्रिया जो है आसानी से संपन्न हो जाता है और एक शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये प्लेसेंटा, पहले तो गर्भ में क्या करता है, संकुचन पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेसेंटा से शिशु का कनेक्शन टूटता है और प्लेसेंटा जहां से टूटता है वहां से रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, जिससे जननाल बड़ा हो जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। जैसे आप देखते होइएगा किसी भी फल वगैरह जो है डंटी से लटका होता है और जैसे ही फल पक करके तैयार होता है डंटी से टूट जाता है, जहां से टूटता है वहां से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है, एक द्रव कह लीजिए, वो देखते हुएगा स्त्रावित होता है, जैसे आम वगैरह में आप देखे होइएगा। ठीक वही प्रकार जो है उसी टाइप से जो है यहाँ भी काम होता है। आइए अब गर्भावस्था के बारे में 2-3 बातें और बच गया है जो कि आपको याद रखना चाहिए। देखिए कौन कौन बात है। जैसे सबसे पहले, अच्छा आपको पता है, जैसे सोच करके देखिए, एक सामान्य गर्भकाल तो 9 माह या 280 दिन का होता ही है, लेकिन आप बताइए न्यूनतम गर्भकाल कितने दिन का होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम गर्भकाल कितने दिन का माना गया है, तो आपको बता दें न्यूनतम गर्भकाल जो है वो 180 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 180 दिन का होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम, एक शिशु को जन्म लेने के लिए कम से कम 180 दिन मां के गर्भ में रहना ही होगा। और बहुत सारे बच्चे तो फुटांग सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर बहुत सारे शिशु का जन्म तो 3 माह में हो जाता है। देखिए 3 माह में जब शिशु का जन्म होगा तो वो शिशु जो है वो जीवित नहीं बचेगा। 180 दिन में जन्म लेने के बाद शिशु जिंदा बच गया है। जैसे आप कई बार सुनते हो ना कि परिवार जो है 7मसुआ है, 8मसुआ है, ऐसे आप सुने भी होइएगा अपने आस परिवेश में। तो न्यूनतम गर्भकाल 180 दिन का और अधिकतम गर्भकाल जो है वो 330 दिन का होता है। पूरे विश्व में जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसके अनुसार ऐसा भी माना गया है कि अधिक से अधिक बच्चा कितना दिन तक गर्भ में रह सकता है, 330 दिन तक। सामान्य 9 माह या 280 दिन तो है ही, लेकिन 330 दिन तक अधिकतम और कम से कम 180 दिन तक, ऐसा विश्व में जो है रिसर्च के बाद ऐसा पता लगा है। इसके अलावा अगर बात करें कि और क्या आपको याद रखना है गर्भावस्था के बारे में, तो गर्भावस्था के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि बालक शिशु की तुलना में बालिका का गर्भकाल जो है थोड़ा सा अधिक लंबा होता है, यानी बालक शिशु का जन्म जो है बालिका की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, पहले हो जाता है। 48 घंटे का अंतराल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखना है कि एक बालक जो है उसका जो दांतों का विकास होता है वो गर्भकाल में ही शुरू हो जाता है, 5वां महीना आते आते। इन तीनों बातों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप चाहे तो इसको हूबहू नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे पहला देखिए कि बालक शिशु की तुलना में, यानी बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु का गर्भकाल क्या होता है, अधिक लंबा होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बालिका होगी तो 48 घंटे का अंतर आ सकता है जन्म लेने में, बालक जल्दी जन्म ले लेता है और बालिका जो 48 घंटे तक का लेट जन्म लेती है। अब देखिए दूसरा है कि गर्भकाल के 5वें माह के समय में ही शिशु के अंदर दांत निकलने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। आप कहिएगा नहीं सर जन्म लेने के बाद दांत आता है, हालांकि दांत निकलने की जो प्रक्रिया है पहले ही प्रारंभ हो जाता है, वो अलग चीज है कि अपने लोग देख नहीं पाते हैं। और लास्ट पॉइंट आपको बताएं कि अधिकतम गर्भकाल 330 दिन का होता है और न्यूनतम गर्भकाल कितने दिन का होता है, 180 दिन का होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग गर्भावस्था में देखें कि कैसे एक मानव जीवन की शुरुआत होती है, कैसे वो एक कोशिका जो जाइगोट या संयुक्त कोष था उससे एक शिशु के रूप में वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, गर्भधारण के समय कौन सा हार्मोन काम करता है, फिर जो है सो जनन के टाइम पे प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो काम करता है, इसके अलावा जनन नाल को कौन सा हार्मोन जो है लंबा करता है और उसको पोषण की प्राप्ति कहां से होता है, मां के गर्भ में, इत्यादि मुद्दों पर हम लोग क्या किए, चर्चा किए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी और चीजों का भली भांति समझ भी गए होइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपना राय विचार दीजिए और आपको जहां भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार पुनः फिर से देख लीजिएगा। आपको अगर इन सारी चीजों का पैनल का पीडीएफ चाहिए तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर टॉपर्स क्लासेस को जैसे लिखिए और वहां से गूगल प्ले स्टोर से टॉपर्स क्लासेस ऐप को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम से जुड़ करके भी सीटेट की जो है पूरी संपूर्ण तैयारी जो है कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।